हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 32 वर्षीय अक्षय 3 महीने से लापता है। उसकी बूढ़ी मां बेहाल है और बड़ा भाई परेशान। और जब अक्षय का रहस्यमय दूसरा सेलफोन उसी के घर से मिलता है, तब खुलता है एक पिटारा सेक्स और वायलेंस का। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, सारे मैसेजेस, सोशल मीडिया डेटा सब कुछ ज्यों का त्यों है। लगता है केस क्लोज होने वाला है। उठा लो उसे। सर। हाँ सर, मैं 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। फिर से पुलिस स्टेशन? उन्होंने बुलाया है। क्यों? बार बार क्यों बुला रहे हैं तुझे? माजरा क्या छुपा रही मुझसे? बोल बोल। कुछ नहीं छुपा रही। देखो, मैं नहीं पहुंची तो वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। प्लीज जाने दो। अभी जाने दे रहा हूँ, आएगी तो तेरी क्लास लूंगा। आज पता लगा के रहूंगा ये साले अक्षय काले के गायब होने में तेरा हाथ क्या है। चल। अक्षय, जुहू बीच पर जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था पब्लिक में, मुझे बहुत अच्छा लगा। रश्मि, तुम्हारा बैकलेस ब्लाउज। वैसे लोगों के प्राइवेट मैसेज पढ़ना बहुत गलत बात होती है रश्मि जी, लेकिन एक आदमी गायब है, सीरियस केस है, तो हमें वो सारे मैसेज पढ़ने पड़े जो आपके और अक्षय के बीच एक्सचेंज हुए। और वो सारे मैसेज पढ़कर हमने समझा कि दो लोग जो पड़ोसी हैं, अच्छी दोस्ती है, उनमें इतनी प्यार भरी और नजदीकियों वाली बातें तो नहीं हो सकती। अब अगर अब भी आप कहेंगे कि आप दोनों का कोई अफेयर नहीं था, तो ये संगीता है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। पिटेंगे आप पूरी तरह से। पिटती तो मैं रोज हूँ सर। इसी पिटाई की वजह से मैं और अक्षय करीब आए थे। हैप्पी का तो पता नहीं, बस एक नया साल शुरू हो गया। भाभी, हैप्पी होना ना होना ये तो हमारे हाथ में होता है ना। जब सामने वाले के हाथ में बेल्ट होता है ना, तो या तो हमारे हाथ सिर्फ थर थर कांपते हैं या फिर रहम की भीख मांगते हैं। सॉरी। नो, आई एम सॉरी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोज सुनता हूँ आपके आंसुओं को, महसूस भी करता हूँ, सो नहीं पाता हूँ रात को। मैंने नोटिस किया है, तुम मुझे देखते रहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत भी हैं बहुत। और सबसे पहले आप एक इंसान हैं। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रश्मि भाभी, मैं आपसे क्या? दोस्ती करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ आपकी। 2 शर्तें हैं मेरी। बिना सुने मंजूर है? पहली, मुझे आप नहीं तुम कहो, और दूसरी, मुझे भाभी नहीं रश्मि कहो। मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। एक चौल में 2 प्रेमियों का मिलना, वो भी जिसमें एक शादीशुदा हो, काफी मुश्किल रहा। बाहर मिलते थे सर। जयेश जैसे पति से बचकर टाइम निकालना आसान तो नहीं रहा। उन दिनों तो मेरी सासू माँ भी जिंदा थी। आई, वो फाटक रोड पर एक नया योगा क्लास शुरू हुआ है। लेडी टीचर है और सारी लेडीज के लिए ही है। आप प्लीज इनसे थोड़ा बात कीजिए ना। मैं घर का काम खत्म करके जाया करूंगी। देखती हूँ मैं। अच्छा, तुमने वो खीर बनाई है ना? ठीक है, आई कह रही है तो कर ले योगा फोगा, लेकिन ध्यान रख, तेरे योगा के चक्कर में मेरे रुद्र और आई का ध्यान नहीं रखा ना, तो हाथ पांव गर्दन मरोड़ के परमानेंट योगा करवा दूंगा तेरी। समझी? जी। ले जाए सब। हाँ, ले जाइए। अरे, वापस क्यों भेज दिया? खाना नहीं तुमको? अच्छा चलो, इसमें से खा लो। नहीं, खाओ ना। सुनो ना प्लीज।
बस तुमने कहा मेरा दिल भर गया। और वैसे भी अभी भूलो मत, मैं अभी योगा कर रही हूँ। इस तरह से खाऊंगी तो हफ्ते भर में पकड़ी जाऊंगी। और फिर पिटाई के तो पूछो मत। उसकी बात मत करो मेरे सामने। अगली बार तुम्हें रोते हुए सुना ना तो सीधा घर के अंदर घुस के तुमको भगा के लेके जाऊंगा। तुमने इतना कहा ना, मेरे लिए काफी है। आई लव यू कहने की भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कहोगे तो बुरा नहीं मानूंगी। I love your nose. सालों बाद हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं इंसान हूं। अक्षय के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता गया। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार और इज्जत मिली थी, खुशियां मिली थी। उसे देखे बिना एक दिन भी नहीं रहा जाता था। कहाँ जा रहे हो रश्मि? आई वो गायत्री काकी को उनका बर्तन लौटाने जा रही हूँ। गाजर का अचार बनाया था ना, तो वो डाल के दे। ठीक। उन दिनों अक्षय को तेज बुखार हो गया था। 2 दिन दिखा नहीं तो रहा नहीं गया मुझसे। भाभी ये ना थोड़ा गाजर का अचार बनाया था, सोचा आपको दे दूं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया। अभी रोटी के साथ ना अक्षय को देती हूँ, उसके मुंह का स्वाद वापस आ जाएगा। कुछ खा ही नहीं रहे तब से। आई, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। ओहो विद्या, थोड़ा रुको ना, पहले तुम्हारे काका को दे दूं, फिर तुम्हें देती हूँ, ठीक है? अभी रहने दो ना, आप विद्या को दे दीजिए, अक्षय को अचार मैं दे दूंगी। थैंक्स यार रश्मि। भी कपड़े चेंज कर लो, फिर खाना लगा देती हूँ, ठीक है? अरे रश्मि, अरे बस, अरे बड़ी मुश्किल से दवा खा के 99 किया है, फिर से 104 करने का मूड है क्या? तो हाथ से खिलाऊं? तुम्हें खाऊं? हट, तुम बस ठीक हो जाओ जल्द से जल्द, प्लीज। रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। और सुनो, मुझे 1 घंटे में फोन करना, ठीक है? आई लव यू। लव यू टू। मैं अक्षय का हर कॉल, हर SMS डिलीट करती थी जयेश के घर आने से पहले, लेकिन उस दिन एक कॉल डिलीट करना रह गया। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली मेरा नाम सिद्धि शेट्टी है, कल गलती से नंबर लग गया था। तो वाह, कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारे प्यार की निशानी। हाँ, और इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ मुझसे बात करने के लिए करना। और ये सिम कार्ड मेरे नाम पे है तो बिल में भरता रहूँगा। तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी बात की कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारे प्यार की निशानी पंकज काले के सोफे में कैसे पहुंचे? रश्मि, इस कमरे में ना चुप रहना अलाउड नहीं है। क्या जयेश को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था? उसने गायब किया अक्षय को। कहाँ है अक्षय? हाँ,
क्या हुआ अक्षय के साथ? आखिरी बार पूछ रहा हूं। अगर नहीं बताया ना तो ये संगीता बताएगी कि चुप रहने का अंजाम क्या होता है। अक्षय कहां है रश्मि? मैं नहीं जानती सर, और मैं जानना भी नहीं चाहती। क्यों? तुम तो प्यार करती हो ना उससे। करती थी, अब नहीं करती। मैं अक्षय के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी। क्या हुआ, पकड़ी गई इसलिए? वो पकड़ा गया था। मतलब अक्षय का कोई दूसरा अफेयर? नहीं, उसकी असलियत पकड़ी गई थी। अक्षय मुझसे प्यार नहीं करता था, वो मुझसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा था, इस शरीर की भूख मिटाने के लिए। नहीं अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज। क्या हुआ यार? मेरा मूड नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ बात। कर क्या बात करनी है? करना क्या? क्या बात करनी? कर। रहने दो, वो मूड भी नहीं रहा, मैं घर जा रही हूँ। अरे क्या हो गया यार तुमको? तुम्हें क्या हो गया अक्षय? इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। सासू माँ गुजर गई है मेरी, जानते हो ना? दिन ब दिन निकलना मुश्किल होता जा रहा है मेरा, पिटाई कम होती है नहीं मेरी, और ऐसे में तुम्हें क्या मैं कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? पूछते भी हो आजकल मेरे बारे में? अरे अजीब हो यार तुम, कसम से। जब नहीं करना तो यहाँ आई क्यों? हम किसी कॉफी शॉप में मिल लेते। कोशिश की थी कॉफी शॉप में बुलाने की तुम्हें 2-3 बार, बहाना बना के टाल देते हो। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा, बस खुश। देखो लॉज के पैसे भर दिए और मेरा मूड भी है यार, प्लीज मत जाओ ना। मेरा मूड नहीं है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे अक्षय। जब मेरा मन करेगा तब तुझे मिलना पड़ेगा, यही इसी होटल में। और ज्यादा नाटक किया ना तूने तो सब कुछ जाके तेरे जैश को बता दूंगा, और भी प्रूफ के साथ, समझी? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ये सब कह सकते। और नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? ये तेरा इमोशनल ब्लैकमेल मैं खूब समझता हूँ, मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ? जो भी है यार, कल इसी वक्त मिलेंगे इसी होटल में, और थोड़ा मूड बना के आना, ऐसे बिगड़ा हुआ थोबड़ा मत लेके आना, वरना मैं अपने तरीके से मूड बनाऊंगा तो चिल्लाना मत, दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो ज्यादा नाटक हो गया तुम्हारा आज। सर मैंने जयेश की वहशियत से भागकर अक्षय के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन अब ये रिश्ता भी वैसे ही होने जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से निकलकर खाई में गिर पड़ी थी मैं। अक्षय कहाँ है रश्मि? कुएं में? खाई में? कहाँ है अक्षय? सर मैं सच में नहीं जानती कि अक्षय कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। मैं उस दिन भयंतर गई ही नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हें पता था अक्षय भयंतर गया है? तुम्हें उसको वहां बुलाया था ना? और कौन था तुम्हारे साथ? क्या प्लान था तुम्हारा? अक्षय मुझे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने संदीप से मदद मांगी। मैंने संदीप को मेरी जिंदगी की पूरी असलियत बता दी, सब कुछ, कुछ भी नहीं छुपाया। मैं शादीशुदा हूँ रश्मि, बाप बनने वाला हूँ, लेकिन सच बोलूं तो मैं तुझे कॉलेज से पसंद करता था। एक्चुअली प्यार करता था तुझसे। तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? अरे तू कॉलेज की रोज क्वीन थी और मुझे रिजेक्शन के कांटों से बहुत डर लगता था। और अब मैं पूरी तरह से रिजेक्टेड होकर तुम्हारी लाइफ में वापस आई हूँ। चुप, आज के बाद मेरे सामने ऐसा कुछ मत बोलना। मैं तुझे उन दोनों जानवरों के चुंगल से निकालूंगा। वैसे एक बात कहूं? बोला। कॉलेज में तुम्हें मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि एक लड़की को पहले पहल नहीं करनी चाहिए। अब तो तकदीर ने पहल की है, अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तो अब तुम्हारा संदीप तांबे के साथ अफेयर शुरू हो गया? सर मैं अपने पति जयेश और अक्षय जैसे आदमियों से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी, जो औरत को सिर्फ एक शरीर समझते हैं। तो ये कैसे कह सकती हो कि संदीप तांबे ऐसा आदमी नहीं है? उसने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था सर, वो पहले मेरी तकलीफें दूर करना चाहता था,
अक्षय अब जो मेरे साथ कर रहा है ना, वो रेप से कम नहीं है। I hate him. I just hate him. क्या कहा तूने? फिर से बोल। देखो, जयेश को पता चलेगा तो तुम्हारे परिवार की भी बहुत बदनामी होगी। गायत्री काका को कितना बुरा लगेगा। तू मुझे रिवर्स ब्लैकमेल कर रही है। देखो, मैं कुछ नहीं करना चाहती, अकेले अपना और रुद्र का ध्यान रखना चाहती हूँ बस। ओह, समझा। मतलब तुझे कोई और मिल गया है। मुझे कोई नहीं चाहिए अक्षय, ना तुम ना जयेश ना कोई और। वैसे भी सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्या नाम क्या उसका? किसका? तेरे नए बॉयफ्रेंड का, जिसके लिए तू मुझे जैश की धमकी दे रही है। कोई नहीं है अक्षय। बस बस, अब रोना बंद कर। चल तू बस देखना रश्मि, मैं क्या हश्र करता हूँ उस अक्षय के बच्चे का। क्या हाजिर किया संदीप ने अक्षय? बोलो रश्मि, जब इतना कुछ बिना खातिरदारी के बता चुकी हो तो बाकी सब भी बता दो। हाँ संदीप, हो गया ना सब कुछ? आज के बाद अक्षय काले तुझे कभी परेशान नहीं करेगा रश्मि, उसका चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, पर सब कुछ ठीक से हुआ ना? हाँ, सब एकदम परफेक्ट। अच्छा सुन, मेरा एक आदमी तेरी चौल के भर तेरा इंतजार कर रहा है फोन लेकर। तू बस उससे फोन ले लेना और जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही करना। नंबर बंद आहे। 3 महीने पहले उस रात को जब अक्षय घर नहीं लौटा, मैं काले परिवार के साथ में ही थी। तब मैंने उस आदमी से लिया हुआ फोन सोफे के अंदर छुपा दिया। तुमने ये फोन सोफे के अंदर छुपाया था। अब मुझे तुम ये बताओ कि संदीप ने अक्षय को कहाँ छुपाया? क्या किया है संदीप ने अक्षय के साथ? अक्षय काले कहाँ है संदीप तांबे? सर पुलिस स्टेशन चल के बात करें। वाइफ प्रेग्नेंट है सर, प्लीज। चल। आंसू बचा के रख संदीप तांबे, जेल में बहाने के काम आएंगे। फिलहाल जल्दी से मुझे ये बता कि अक्षय काले कहाँ है? सर मैंने रश्मि से कहकर अक्षय काले को भाईंदर बुलाया था। अक्षय, मैं तुमसे भयंदर में मिलूंगी। इतनी दूर? पागल हो गया क्या? लॉज में मिल चुपचाप। मैं भयंदर में हूँ अक्षय, यहाँ एक शादी में आई थी अकेले। देखो 4-6 घंटे हैं मेरे पास। वो क्या है ना, बहुत दिनों से हम फुर्सत में नहीं मिले हैं। तो ऐसा बोलना, मूड है तेरा। ये हुई ना बात। एड्रेस SMS कराता हूँ। करती हूँ। राजू, ए राजू, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, तो जरा संभाल ले। हो अक्षता। ये लो वो फोन। अब तो टेंशन मत लेना, मैं और मेरे दोस्त सब संभाल लेंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। हाँ संदीप, आई लव यू। आई लव यू टू। अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? क्राइम ब्रांच, चल मेरे साथ। मुझे वो तो सर कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे बैठ बैठ। कहाँ लेके जा रहे हैं सर आप मुझे? सर वो जो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बना था, वो दरअसल मेरा दोस्त है, विक्की दीक्षित। विक्की अक्षय को कहाँ लेकर गया है तांबे? सर मेरा एक और दोस्त है, जो डिसूजा, उसकी एक एस्टेट एजेंसी है भाईंदर में। बाहर निकल। ये पुलिस स्टेशन नहीं है भाई। कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? अंदर चल, बताता हूँ। ज़्यादा शोर किया ना, यहीं गाड़ दूंगा जिंदा।
कौन हो तुम लोग यार? मुझे यहाँ क्यों लाए? भाई क्यों बांध रहे हो आप लोग मुझे यार? मैंने किया क्या है? देखो भाई साहब ये गलत है यार। भाई देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों को, प्लीज। एक्चुअली एक मिसेस जिसको तूने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी फीलिंग्स को दबोचा, उसके बदन को नोचा। रश्मि, हाँ, हम लोग रश्मि के दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त तेरी मौत। नहीं यार देखो, माफ कर दो यार मुझे प्लीज। मैं रश्मि से भी माफी मांग लूंगा यार, उसके पाँव पकड़ लूंगा। भाई मेरा फोन देना, मैं बात करूंगा रश्मि से यार, तो चाटों की भूतनी है ना, बातों से काम आने की। यही बोला था ना तूने? नहीं यार, यही बोला था ना। अक्षय काले, तेरा खेल खत्म। हम दोनों ने अपनी लाइफ में भरपूर पाप किए हैं, अब तो दोनों को नर्क जाना ही पड़ेगा। नहीं यार, बस फर्क इतना है कि तू थोड़ा पहले जाएगा। नहीं यार प्लीज भाई, हैप्पी जर्नी। माफ कर दे यार भाई। संदीप तांबे, तेरे जो ये 3 दोस्त हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तेरा? तुझे एहसास भी है तूने एक रश्मि का घाव भरने के लिए कितने सारे मासूमों को जिंदगी भर के लिए घाव दे दिए? इन तीनों के घर वाले, तेरे बच्चे की मां बनने वाली तेरी पत्नी, अक्षय के घर वाले। प्यार में गिरा था सर, पर शायद इतना गिर गया कि मर कैद भी उठाने के लिए काफी नहीं। अक्षय की लाश खाड़ी में फेंके जाने के 2 दिन बाद मछुआरों को मिली थी और उन्होंने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। सभी पुलिस स्टेशंस को अक्षय की मिसिंग फाइल दिए जाने के बावजूद मिसकम्युनिकेशन हुआ और वहां की पुलिस ने अपनी कोशिशों के बाद अक्षय की लाश को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये मेरा अक्षय नहीं है, वो कहीं खो गया है, वापस आएगा वो। उसने रश्मि के साथ अफेयर किया, चलो किया। आदमी औरत में रिश्ते बन जाते हैं, गलत था लेकिन शायद गुनाह नहीं था। पर अक्षय ने उसके साथ उसके बाद जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता है। जयेश के पास तो दारू का बहाना है, ये तो बिन पिए विकृति में धुत था और हमें कभी कुछ पता नहीं चला। आई कम से कम मैं, उसका बड़ा भाई, उसे पहचान ही नहीं पाया और अब उसे पहुंचाने जा रहा हूं। आई दुख है आई, पर आगे दर्द नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा रुद्र बड़ा होगा ना, उसे बोलूंगा तू थी नहीं, तेरा भी बुरा सपना था और मेरा भी। तेरी सारी तस्वीरें, तेरा सारा सामान, तेरी हर निशानी घर से बाहर फेंक दूंगा और ये अदालत तुझे माफ भी कर देना। तुम गलती से भी मेरे घर वापस मत आना। तुम उसे घर कहते हो? हाँ, घर, शरीफ और इज्जतदार लोगों का घर। तेरे जैसी चालू बाजारू औरतें नहीं रहती वहां। हाँ, तुम्हारा घर, जहां तुम जैसे सच्चे, शरीफ और इज्जतदार लोग रहते हैं, जो अच्छे पति भी हैं और अच्छे पिता भी। मुझे माफ कर दो जयेश, तुम्हारे पवित्र घर को मैंने गंदा किया। जाओ, उसे अपनी शराब से धो लो, जाओ। काशी लोग बस एक मौका दे तुझे पिटने का। अगर इतना प्यार करते थे उससे तो मुझसे शादी क्यों की? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मेघा, माफ कर दो अगर हो सके तो। नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा संदीप। मेघा, तुम भले ही मुझसे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन इस बच्चे का तो मेरे से कोई रिश्ता है ना। इस बच्चे की खातिर हम हमेशा साथ जुड़े रहेंगे। बिखरे हुए रिश्ते अगर जुड़ भी जाए तो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं संदीप। देखो अपने आप को, ना तुम रश्मि के हुए, ना मेरे, ना इस बच्चे के, जो अपने नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम लगाएगा। पुलिस ने रश्मि सावंत, संदीप तांबे, विकी दीक्षित, दिनेश पाटिल और जोई डिसूजा को आईपीसी की धारा 302 के साथ साथ धारा 201, धारा 342, 120 बी और धारा 170 के तहत बुक किया है।
सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। रश्मि कुएं से निकलकर खाई में गिरी और खाई से निकलकर सीधे जेल जा पहुंची। जब एक रिश्ता अंदर से टूटता है पर छूटता नहीं, तब दूसरा रिश्ता जोड़ना मूर्खता है, खतरनाक है। ऐसा करना छेद वाली दो नाव में एक एक पैर रखने के बराबर है और ऐसे में डूबना गारंटीड होता है। एक ही रिश्ते की जब दो अलग अलग परिभाषाएं होती हैं तो वो रिश्ता बिखरना शुरू हो जाता है और बिखरते रिश्तों पर जब जुर्म का साया पड़ता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे जोड़ नहीं सकती। जुर्म किसी भी प्रॉब्लम का उपाय नहीं, इलाज नहीं, बल्कि जुर्म एक रोग है जो हर स्टेज पर सिम्टम्स दिखाता है, दस्तक देता है कि भैया इलाज करवाओ, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हानिकारक हो सकता है। जरूरी है कि मुजरिम और विक्टिम दोनों के करीबी लोग यानी कि हम सब लोग मिलकर हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म का वायरस हर तबके में फैल सकता है। हमारा आज का दूसरा केस भी एक मर्डर केस है। एक लाश मिली जिसके पीछे थी एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी नाजायज रिश्तों की और अनैतिक चाहत की। लेकिन ये लाश थी किसकी? आइए देखते हैं केस। शायद खूनी से फाइट बैक किया होगा। डॉक्टर साहब, नाखून में स्किन या किसी और चीज के ट्रेसेस मिले? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब या तो नींद में मारा है या फिर अचानक से वार किया गया है। ब्लड लॉस काफी हुआ है। अटैक का वेपन कोई पेशेवरों का चॉपर या गुप्ती नहीं है, कोई घरेलू चीज का इस्तेमाल किया गया है। इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, सारे डिटेल्स भी भेज देना, लोअर क्लास थी, एज, सब कुछ। और पोस्टर्स के लिए ऑर्डर दे दिया है सर, 2 घंटे में बंद करा देंगे। लोअर क्लास एरिया पर ज्यादा फोकस करना और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर कर दो। एक्चुअली व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ करना। खून से लथपथ लाश को बोरी में भरकर कचरे के ढेर पर फेंकना एक आदमी का काम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होंगे पक्का। सब एक अधेड़ उम्र की वर्किंग क्लास औरत की लाश एक बोरी में पाई जाती है, कचरे के ढेर में। पुलिस को लग रहा था कि इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि यह लाश किसकी थी और यह खून किसने किया था। खून के इस केस में खून की अहम भूमिका थी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर संजय मोले, अंदर आओ। कौन है वो? जानते हैं उसे तू? हाँ, कविता शिंदे, मेरी पड़ोसी ने साहब। सुबह सुबह चाय पीने के वक्त दारू पी के आया है। होश में है तू? हाँ साहब, होश में हूँ, पक्का होश में हूँ। कविता शिंदे ही है, दारू चीज होगा। अच्छा चल, तेरे को लाश दिखाता हूँ, सारी उतर जाएगी तेरी। कविता? किसने किया साहब ये तो बहुत अच्छी औरत थी। किसने मार डाला इसे? इसका कोई रिश्तेदार है? हाँ साहब, एक बेटी है प्रीति। साहब, ये कविता सिर्फ उसके लिए जीती थी। प्रीति, अरे प्रीति जल्दी कर, पहले ही दिन लेट होना है तुझे। कविता, ये क्या? तूने प्रीति को भी काम पे लगा दिया? 2 पैसे कमाएगी तभी तो सीखेगी ना जिंदगी की कीमत। तू एकदम सही हो कविता, और तूने बेटी को भी सही ढंग से बड़ा किया। अरे विनीता, प्रीति के अलावा मेरा है ही कौन? बस वो खुश रहे, खुद का कमाए, ढंग का आदमी मिले, बस। प्रीति, चिल्ला और चिल्ला, पूरी दुनिया को बता दे मेरा नाम क्या है। अरे काम ऐसा करो कि नाम छिपाने की जरूरत ना पड़े, समझी? चल अभी। विनीता, देखना माँ बेटी के बीच में कितना प्यार है। हमारे बीच भी ऐसे ही प्यार होता अगर तू दारू नहीं पीता। चल, काम पे नहीं चलना है। गब्बस रे, जो तुम्हें पता चला, मैं पुलिस के साथ हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। साहब, आखिरी बार बोले तो 2 दिन पहले देखा था माँ बेटी को। घर की चाबी है आपके पास? नहीं साहब, कविता चाबी हमेशा अपने पास ही रखती थी। जा दो, ताला तोड़ दो। साहब, कविता और प्रीति यहाँ पर 1.5 साल से रह रहे,
सुना था उसके पहले उसका हस्बैंड ऑफ हो गया था। कोई रिश्तेदार आता था यहाँ? हाँ, उसकी एक रिश्तेदार थी, मेघा राउत नाम है उसका। कविता की चचेरी बहन है वो। पहले कविता उसी के घर में रहती थी। साहब वो रामबाग झोपड़पट्टी है ना, वहाँ पर। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। ये कविता काम कहाँ करती थी? साहब ये गोल बाजार के पीछे सारिका टिफिन करके खाना वाला है। उसकी बेटी प्रीति भी वही काम करती थी। जादव, सारिका टिफिन सर्विस में जाके इंक्वायरी करो। सब माँ बेटी के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। साहब ये आधा टाइम घर पे नहीं होता है, और होता है तो होश में नहीं होता है। नहीं क्या बोल रहे हैं? हाँ साहब, माँ बेटी में जितना प्यार था ना, उतने ही झगड़े भी थे, जैसे हर घर में होते हैं। लेकिन हमारी कविताएं ना सब संभाल लेती थी। आई तू हर बार सही नहीं हो सकती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जो गलत होगा मेरे साथ ही होगा ना। अंदर चल बेटी, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। मुझे कोई खाना नहीं खाना। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं खाती। काय ग प्रीति, ऐसे क्या हुआ जो तू खाना नहीं खा रही है? आगे बोल ना। आई से किस बात पे झगड़ रही हो कि वो भी खाना नहीं खा रही है? हम खाएं ना खाएं, आपको इससे क्या मतलब? आप खिलाती हैं हमें। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कभी आपसे ऐसे ही पूछा कि आपका पति क्यों पीता है और फिर पीकर आपको क्यों पीटता है? आप उसे रिटर्न में क्यों पीटती है? आपके बच्चे क्यों नहीं है? मैंने कभी पूछा? ऐसे ही। कविता और प्रीति दोनों के मोबाइल एक ही समय पर बंद हुए हैं। कविता का मर्डर हो गया, प्रीति गायब है। पता नहीं क्या चल रहा था उनकी जिंदगी में या उनके घर पर। सर, कविता की चचेरी बहन मेघा राउत से कांटेक्ट हो गया है, वो ऑन द वे है। सर, हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। फाइल कर दो। सर एक बार देख लीजिए, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? कविता को एड्स था। एड्स किसी को भी हो सकता है, और एड्स के साथ किसी भी तरह के नैतिक मूल्य को जोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बीमारी लाइलाज और खतरनाक जरूर है, लेकिन आज के जमाने में इसका मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गया है। इस केस में एड्स सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक मुद्दा था, एक पात्र था, जिसने इस कहानी के अन्य पात्रों की जिंदगी को उथल पुथल कर एक संगीन जुर्म के वायरस को जन्म दिया। साहब, मैं वर्कर लोग की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरा काम बराबर नहीं हो तो मेरे को परवड़ता नहीं। अभी 3 दिन हो गया, दोनों माँ बेटी गायब है। ना फोन किया, ना कोई मैसेज दिया, फोन भी बंद आ रहा है। वैसा बात क्या है सर? कविता शिंदे का मर्डर हो गया गावित साहब। क्या? कब? कैसे हुआ? 3 दिन पहले उसके अपने घर में हुआ। कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। और प्रीति गायब है। तो आप किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते, पर यहाँ कोई तो होगा जो कुछ जानता होगा। वही सर, वो धारा पाटिल है ना, आप उससे पूछ सकते हैं। वो लोग साथ में काम करती थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी थी। क्या? मार डाला? 3 दिन पहले। अरे देवा, परमेश्वर, कविता साहब, कविता जैसी औरत नहीं थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, एकदम दिल से काम करती थी साहब। वो कभी मदद मांगो तो करती थी। और प्रीति पर तो वो जान छिड़कती थी साहब। यहाँ किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी नहीं साहब, प्यार था। प्यार था? किससे प्यार था? साहब, यहाँ पे एक लड़का काम करता है, दिनेश तांबे। वो प्रीति से प्यार करता था। फिर दोनों की शादी हो गई। कब की बात है? साधारण साल भर पहले की। फिर शादी के 2 महीने के बाद वो दोनों अलग हो गए। सिर्फ 2 महीने बाद? होय। ऐसा क्यों? नहीं, मला माहित नहीं सर। ये दिनेश तांबे का? वो रहा सर। रुको! दिनेश तांबे, रुक जाओ!
मेघा राउत? जी, आप ही ने मुझे फोन किया था। हाँ, चलो अंदर। पानी पिलाओ इन्हें। बोल, क्यों भाग रहा था? मैं डर गया था साहब। कविता का खून करते वक्त डर नहीं लग रहा था? नहीं साहब, मैंने कविता दाई का खून नहीं किया साहब। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि कविता का खून हुआ है? साहब, पूरे शहर में अपने पोस्टर चिपका है, कैसे मालूम नहीं होगा? कविता शिंदे के मर्डर के बारे में क्या जानती हो मेघा? कुछ नहीं साहब, जब से ये खबर सुनी है खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। कविता और तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो मेरे चाचा की लड़की थी, बहुत बीमार थी साहब। क्या बीमारी थी उसे? साहब, मैंने कसम दी थी उसको कि कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन अब वो नहीं रही तो साहब, उसको एड्स था। अच्छा, उसकी बेटी प्रीति, उसके बारे में क्या जानती हो? कोई नहीं कहेगा कि प्रीति कविता की कोख से हुई थी। कविता पूरब थी तो वो पश्चिम, लेकिन कविता उसके लिए जान देती थी। इतने अच्छे लड़के दिनेश के साथ उसकी शादी करवाई, लेकिन ये लड़की प्रीति अपनी शादी टिका भी नहीं पाई। 2 महीने में ही अलग हो गई दिनेश से। क्यों? 2 महीने में क्यों अलग हो गए? साहब, प्यार एक चीज़ है और शादी दूसरी चीज़ है। हाँ, मेरे को हुआ था प्यार प्रीति से। जब शादी हुई तो लगा लाइफ एकदम सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था साहब। साथ रहना मतलब खाने का काम नहीं है ना। एक भी बात पर हमारी पटती नहीं थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था साहब। उसने सामने से मुझे अलग होने के लिए कहा, बोली जिंदगी भर ये लफड़ा नहीं चाहिए। कविता की जान क्यों ली? और प्रीति की लाश कहाँ छुपा कर रखी? ऐसा मत बोलो साहब, 9 महीने पहले हम लोग अलग हुए थे। उसके बाद माँ बेटी के साथ मैंने बात भी नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, आप किसी को भी पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता साहब कि दिनेश में कोई खोट होगा। इस प्रीति ने ही उसका जीना हराम कर रखा होगा। उसकी किसी के साथ बनती ही नहीं थी। मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला ना आपको। तुमने बोला, हमने सुना। अब तुम वो बोलो जो हम सुनना चाहते हैं। मैं बोल तो रही हूँ साहब। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि कविता बीमार थी, उसको एड्स था। कविता को एड्स था, ये बात हमें पहले से ही पता थी। अब कुछ ऐसा बताओ जिससे हम तुम्हारी बहन कविता के कातिल तक पहुंच सके, और अगर प्रीति जिंदा है तो उसे भी बचा सके। कहाँ है प्रीति, या इस वक्त कहाँ हो सकती है, बताओ। साहब, वो राघव। कौन राघव? वो राघव पांडे, वो भी सारी का टिफिन सर्विस में काम करता है। इस राघव पांडे का क्या हाथ है कविता के मर्डर में? राघव का प्रीति और कविता से क्या रिश्ता था? साहब, कविता को जो एड्स हुआ था वो राघव पांडे के कारण ही हुआ था। क्या राघव और कविता के बीच अफेयर था? मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त और राघव कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब, सच में। एक अधेड़ उम्र की औरत कविता शिंदे की लाश मिलती है और पता चलता है कि उसे एड्स था। कविता की बेटी प्रीति भी गायब है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि कविता का 28 साल के राघव के साथ अफेयर था, और अब राघव और प्रीति एक साथ कहीं जा रहे हैं। आखिरकार ये कहानी थी क्या? कविता शिंदे का कत्ल क्यों किया गया था? और अगर कविता का राघव के साथ अफेयर था तो फिर प्रीति राघव के साथ कहां जा रही थी? क्या प्रीति को राघव और कविता के अफेयर के बारे में पता था? क्या प्रीति की जान खतरे में थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हमारे बच्चे हमें सुनकर नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.